नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक से एक खबर सामने आई है जिसमें बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया गया है जानिबदारी का। ये खबर क्या है, इस बारे में हम कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक से जो खबर आई है जिसमें बीजेपी पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया गया है, ये पूरा मामला क्या है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज मैंने ख़बर युसरा साहिबा कलमबंद की है, वो इंकलाब में बाकायदा शाया हुई है और उसमें एक RTI कारकुन और साबिक सहाफ़ी साकेत गोखले हैं। उन्होंने ये चीज़ कही है कि ये जानिबदारी बीजेपी की है और ख़ास तौर से ये मामला आया है महाराष्ट्र में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उस वक्त का ये पूरा मामला है। और उसमें ये कहा गया है कि जो बीजेपी की सोशल टीम है वो और जो इलेक्शन कमीशन की सोशल टीम है वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से काम कर रहे थे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन मैं आपको थोड़ा सा ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि ये मामला है कि सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन ने जन जागरण अभियान यानी अवामी बेदारी मुहिम चलाई थी और पूरे इलेक्शन मिशन पर निगरानी का काम जिस कंपनी और जिस शख्स को दिया था वो बीजेपी यूथ विंग BJYM यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के IT सेल के कन्वीनर भी रहे हैं। नाम देवांग दवे है और इनकी कंपनी सोशल सेंट्रल मीडिया सॉल्यूशन LLP है। मिस्टर गोखले के मुताबिक सोशल मीडिया हैंडल और पेज पर भी वही पता लिखा था जो इस कंपनी पर और शख्स का था। सोशल मीडिया सेंट्रल के क्लाइंट के फेरिस्त में बीजेपी और ख़ुद महाराष्ट्र का चीफ इलेक्शन कमीशन का दफ्तर शामिल है। चुनांचे अब चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को ये वादे करना होगा कि इनकी वेबसाइट, मीडिया हैंडल, पेज और इन पर मौजूद इश्तहारात पर पता 202 प्रेस मेन हाउस, नेहरू रोड, वले पार्ले ईस्ट, मुंबई यानी इसी कंपनी वाला क्यों है जो बीजेपी की भी सोशल नेटवर्किंग देखती है और कमीशन की भी। तो ये पूरा मामला है सामने। और ये जो गोखले साहब हैं जिन्होंने जो RTI कारकुन हैं, इन्होंने अभी परसों ये पूरा अपना पोस्ट ट्विटर थ्रेड में उन्होंने इसका जिक्र किया है और ये इल्ज़ाम आयद किया और उसके बाद से काफ़ी हलचल है। ख़ुद चीफ इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र CEO को नोटिस दिया है और उस पर जवाब तलब किया है कि ऐसा क्यों है। तो ये वाकई बहुत अहम मामला है इसरा साहिबा कि बीजेपी का जो सोशल मीडिया है वो और इलेक्शन कमीशन का जो सोशल मीडिया है वो दोनों एक साथ हैं। और उसमें इन्होंने कई ऐसे सबूत दिए, इश्तिहारात दिए हैं। इश्तिहारात में दोनों के एड्रेस एक पाए गए हैं, यानी जहां से ये प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा था। तो इलेक्शन कमीशन जिसको ये जिम्मेदारी उसरा साहिबा थी कि वो तमाम सोशल मीडिया को देखे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है, तो वो ख़ुद बीजेपी का जो सोशल मीडिया उसके साथ अगर है। और ये उस वक्त की बात है युसरा साहिबा, इसमें इन्होंने जिक्र किया है गोखले साहब ने कि जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त जो हुकूमत में थी वो बीजेपी थी, यानी बीजेपी की हुकूमत थी। और ये जो सोशल मीडिया यूथ विंग बीजेपी का है ये भी बीजेपी है और इलेक्शन कमीशन। तो ये एक तरीके से अगर इसको ये कहा जाए कि गोया गठजोड़ कहा गया इलेक्शन कमीशन और बीजेपी और महाराष्ट्र हुकूमत का, तो मैं समझता हूँ कि गलत नहीं, ये उसी की तरफ इशारा है। तो अब ये चीफ इलेक्शन कमीशन ने यानी इलेक्शन कमीशन ने अब CEO महाराष्ट्र को नोटिस भेजा है, जवाब तलब किया है। तो ये वाकई एक बड़ी खबर है और इसमें ऐसा लगता है कि जानिबदारी बरती गई है। अब देखना ये है कि इस पूरे मामले पर क्या होता है। जी मुमताज़ साहब, अगर ये मामला इतना अहम है तो इस पर खामोशी क्यों है और अपोजिशन को क्या नहीं चाहिए कि इस पर आवाज़ बुलंद करे?
देखिए इसरा साहिबा, हमारी मुश्किल यही है कि जो बहुत अहम इश्यूज़ हैं उनको हमने बहुत पीछे छोड़ रखा है, और जो बिल्कुल नॉन इशू, अभी आप देख रहे हैं कि एक हफ्ते से एक ही इशू है, राजस्थान हुकूमत। राजस्थान हुकूमत कैसे बचे, कैसे गिरे, क्या हो क्या न हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरा जो है हंगामा मचा हुआ है। हाँ? तो इस तरीके के इश्यूज़ कहाँ पाएंगे। अब ये कितना इम्पोर्टेंट इशू है, अब इसमें मैं समझता हूँ कि जो वाकई ईमानदार मीडिया है उनको भी सवाल पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से सवाल करना चाहिए, और जो महाराष्ट्र हुकूमत है उसको भी चाहिए कि वो इस मामले को बहुत ही सीरियसली ले, क्योंकि ये मामला जो है वाकई बहुत अहम है। क्योंकि अगर ये एक मामला है सोशल मीडिया का, लेकिन इस किस्म के और मामले हो सकते हैं, और ये चूँकि आईटी का मामला है और ये नेटवर्किंग का मामला है, तो इससे और क्या चीज़ें हो सकती हैं ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, और इस पे खामोश रहना। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक़ है, तो देखिए महाराष्ट्र में इस वक्त शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की हुकूमत है, तो कांग्रेस को भी चाहिए कि वो इस मामले पर बाकायदा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इस मामले पर बाकायदा जो है वो सवाल पुटअप करे, और इलेक्शन कमीशन से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को मिलना चाहिए कि आखिर ये मामला ऐसा क्यों हो गया, कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है, कि और इलेक्शन कमीशन ने ऐसा करने की इजाज़त कैसे दी, उसकी नज़र से कैसे ये नहीं हुआ। जिस इलेक्शन कमीशन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो सोशल मीडिया पर नज़र रखे, खुद उसने अपने सोशल मीडिया पर नज़र क्यों नहीं रखी। वो बीजेपी के प्लेटफॉर्म से उसका सोशल मीडिया रन कर रहा था और वो तमाशाई बने हुए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मसला है जिस पर खामोशी मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं। जी मुमताज़ साहब, अगर वाकई इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये अमल किया गया है तो वाकई इलेक्शन कमीशन पर यकीन बहाल हो सकता है। देखिए ऐसा है कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन कई मरतबा ख़ुद कटघरे में खड़ा हो चुका है, चाहे वो यूपी इलेक्शन हो, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद ये अभी जो आम इंतखाबात हुए, और इसमें ईवीएम को लेकर के ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की गई थी, और बहुत सारे ऐसे मामलात में इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया था ख़ुद अपोजिशन पार्टियों ने। आप देखें कि जब दिल्ली में असेंबली के इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त कितनी तरीके की बीजेपी की जानिब से जो वीडियोस जारी हुए थे, गोली मारो सालों को, या और इस तरीके के जो वीडियोस जारी हुए थे। फसाद भी इलेक्शन के बाद हुआ। इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त कार्रवाई ज़रूर की, अनुराग ठाकुर जो मरकज़ी वज़ीर हैं उनकी मुहिम पर रोक लगाई थी, इसी तरीके से बीजेपी के जो और लीडरान हैं उनको भी रोका था। लेकिन क्या इतना काफ़ी है, इतना बड़ा इशू? तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का पहले भी इल्ज़ाम आयद होता रहा है। तो अगर यही सूरत हाल रही तो ये तो सही आप कह रही हैं कि फिर एतमाद का बहाल होना बड़ा मुश्किल है। और देखिए मुल्क में अगर डेमोक्रेसी बची हुई है या डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को बहाल रखा जा सकता है, तो उसका वाहिद प्लेटफॉर्म जो है इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही करता है। इलेक्शन के ज़रिए ही हमारी डेमोक्रेसी बहाल हो सकती है, जमहूरियत बहाल होती है, क्योंकि एक इंतखाब होता है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन में हुकूमतें चुनकर आती हैं, लेकिन अगर इस किस्म की चीज़ें सामने आती रहेंगी और जानिबदारी हुकूमत के तय नज़र आएगी, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक है और ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत अहम, जमहूरियत का एक तरीके से अहम तरीन सुतून, अगर हम मरकज़ कह लें तो कुछ गलत ना होगा, इसके बाद तमाम चीज़ें आती हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन ही अच्छा ना हुआ तो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन तमाम चीज़ों को समझे और आवाम के तई, वोटर के तई अपना एतमाद बहाल करे। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक से जो ख़बर आई है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी के तय उसने जानिबदारी की है।
और दूसरा अहम सवाल हमने किया था कि ये जो इतना मामला अहम है, संगीन है, तो इस पर खामोशी क्यों है, अपोजिशन इस पर खामोश क्यों है। तीसरा अहम सवाल किया था, जैसे इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी की है बीजेपी के तय, तो अब उस पर क्या इलेक्शन कमीशन पर यकीन किया जा सकता है, एतमाद बहाल रह सकता है। मुमताज़ साहब ने इस पर तबसरा करते हुए गुफ्तगू की। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।